दोस्तों, आपका आपके चैनल ट्रिकी टीचर पर आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमें क्या करना है, केमिस्ट्री की शुरुआत करनी है और किस तरह से हमें पढ़ना शुरू करना है। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था दोस्तों, कि हमने देखा कि संयोजकता क्या होती है और किस तरह से हम क्या करते हैं दोस्तों। कोई भी हमारा जो यौगिक बनता है, तत्वों से यौगिक बनता है, किस तरह से यौगिक बनता है और किस तरह से किसी यौगिक का नामांकन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये सोडियम है और इसकी जब हम रिएक्शंस क्लोराइड के साथ करते हैं तो ये NaCl क्यों बना और इसका नाम सोडियम क्लोराइड क्यों रखा गया, ये सब हम क्या पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों हमने ये सीखा कि पिछली क्लासेस में क्या सीखा कि किस तरह से हमें क्या करना है, रिएक्शन को क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करना भी हम सीख चुके हैं। तो दोस्तों आज हम क्या देखेंगे, जो हमारी अभिक्रियाएँ हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि हमारी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाओं के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको क्या बता देते हैं, कोई एक समीकरण लेते हैं, कोई एक रिएक्शन लेते हैं, उसमें आपको हमने ये भी बता दिया कि उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लूँ CO2 प्लस H2O ले लूँ और इससे मुझे क्या बन गया, C6H12 O6 प्लस O2, ये मेरा बन गया। ये कोई मेरी एक रिएक्शन मुझे दी हुई है और मुझसे बोला गया कि इसको क्या करना है, मुझे संतुलित करना है। क्या करना है दोस्तों, इस रिएक्शन को मुझे संतुलित करके दिखाना है। और संतुलित करके दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था बहुत ही आसान तरीका है संतुलित करने का, कि हम LHS हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये होती है और RHS ये होती है, हमारी RHS हमारी ये होती है। आपको कुछ नहीं करना, अगर कुछ भी नहीं आता बस आपको क्या देखना है, आपको ये तो पता है ये C है, ये कार्बन है, ये O है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और इधर भी क्या यही है। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ से पहले सबसे पहले आप कार्बन उठाएंगे तो C, इसमें देखेंगे यहाँ पर कार्बन की जो तत्व हैं, हमारे परमाणु हैं, वो कितने हैं, एक है, ठीक है। C एक हो गया, कार्बन का एक हो गया। इधर देखेंगे कार्बन कितना है, यहाँ पर है कार्बन हमारा 6 है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे मेन क्या ही हमारी कि कार्बन हमारा भी क्या है, असंतुलित है। कार्बन हमारा दोनों साइड क्या सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कार्बन को सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 6 से गुणा करनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ 6 से गुणा करूँगा तो इसके भी पूरे बाहर में मुझसे क्या 6 से ही गुणा होगी, पूरे बाहर क्या होगी हमारी 6 से ही गुणा होगी। ऐसा नहीं कि बस कार्बन कार्बन में 6 कर दिया, यानी कि पूरे ब्रैकेट लगा के इसमें CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में पूरे में ही 6 के हमारी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन बैलेंस कर दिया हमने क्या कर दिया, कार्बन बैलेंस कर दिया दोनों साइड। अब कार्बन के बाद में हम लेंगे O, यानी कि ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन के अब सारे इसमें क्या तत्व एलिमेंट जितने भी हैं वो सब गिनेंगे हम। तो 6 है, तो यहाँ पर कितने O2 है, 6 दूनी 12 हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या 6 से हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर 6 तो कार्बन के हो गए और 12 ऑक्सीजन के हो गए, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन तो हमने बैलेंस कर लिया। अब क्या करा, O2 6 दूनी 12, 12 तो यहाँ आ गए, 12 O2 आ गए, 12 और 1 13, तो कितने हो गए हमारे, 13 हो गए हमारे क्या, ऑक्सीजन के एलिमेंट। कितने हो गए, 13 ऑक्सीजन के एलिमेंट हो गए। अब इधर आएंगे, O देखेंगे, O कितने हैं यहाँ पर है 6 और ये कितने हो गए हमारे 6 2 8, यहाँ हो गए हमारे 8 हमारे क्या हो गए, ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या है, तत्व ऑक्सीजन के 8 हैं। लेकिन हमें कितने करने हैं दोस्तों, 13 करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों, 13, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गए तो, ठीक है। लेकिन हमें अब क्या करने हैं, यहाँ पर 13 करने हैं। अभी क्या इसको ऐसे छोड़ के चलेंगे क्योंकि 13 अभी नहीं होने के, आगे देखेंगे। आगे आ गया हमारा हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2, और यहाँ पर कितने हैं हमारे 12 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 12 करने पड़ेंगे। तो 12 करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दी। जब 6 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन तो 12 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। 6 दूनी 12 और 6 ये हो गई, 12 ऑक्सीजन तो यहाँ पर और 6 यहाँ, 12 और 6 कितने हो गए आपके, 12 और 6 हो गया आपके 18, कितने हो गए 18 ऑक्सीजन। अब टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन हमारे हो गए 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, ठीक, 6 और 2 8। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 हैं, 6 में और कितने जोड़ेंगे 18 लाने के लिए, 6 प्लस 2 ये हो गई 6 प्लस 2 कितने हो गए 8। अगर मैं क्या करूं दोस्तों, इस वाले ऑक्सीजन, ये हमारा सिंगल ऑक्सीजन है, अगर मैं इसकी ही क्या कर दूं, इसके नंबर बढ़ा दूं और 18 करने के लिए, तो मुझे क्या हो जाएगा दोस्तों, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे, 18 बनाने के लिए मैं यहाँ पर अगर किससे 6 से गुणा कर दूं, किससे 6 से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s2 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए 18।
तो ये भी क्या होगी 18 होगी। इस तरह से क्या दोस्तों मैंने क्या इसको बैलेंस कर ली। ये इस तरह से हमें क्या करना है, इक्वेशन को, समीकरण को बैलेंस करना है दोस्तों। बैलेंस करना पीछे भी हमने सिखा दिया है, आपको क्या करना है बस एक बार इसको नज़र मारनी है और किस तरह से इसको बैलेंस करना है वो देखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए आज हमारा जो मेन पॉइंट है आज की जो मेन पॉइंट है वो है हमारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या रासायनिक जो हमारी अभिक्रियाएं हैं उनके क्या हमें प्रकार देखने हैं, किस तरह के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इसमें क्या देखना है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है हमें ये देखना है। सबसे पहले आते हैं हमारे क्या, हम लिख देंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन से आपको क्या पता चल रहा है दोस्तों, संयोजन से आपको एक सेंस आपको समझ में आ रहा होगा, संयोग क्या आ रहा होगा, संयोग का आपको पता चला होगा। संयोजन का मतलब क्या है, संयोग। संयोजन से मतलब का पता क्या चला, संयोग का पता चला। इसका डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है दोस्तों कि अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए, एकल उत्पाद बनाए, वो क्या हमारी संयोजन अभिक्रिया है। आपको क्या करना है दोस्तों, हम डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, आपको डेफिनेशन ऐसे ही अपने दिमाग में रखनी है। क्या डेफिनेशन है दोस्तों, दो अभिकारक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर A + B इस तरह से लिखा हुआ है और ये आपका C कोई उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना, तो इधर के साइड जो लिखा हुआ होता है लेफ्ट हैंड साइड पर वो होता है आपका अभिकारक, और जो आपका बनता है वो होता है आपका प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद बनता है। क्या बनता है आपका, उत्पाद बनता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अभिकारक क्या है और क्या उत्पाद क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ कि जब दो अभिकारक क्या मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपकी क्या संयोजन अभिक्रिया, यानी कि उनने क्या करा, संयोग करा। क्या किया, संयोग किया। ठीक है, आगे बात समझ में, संयोग किया यानी कि दो अभिकारक मिलकर जब एक या एकल उत्पाद बनाए तो वो क्या आपकी संयोजन अभिक्रिया यानी कि संयोग हो जाता है और एक उत्पाद बन जाता है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ले लेते हैं हम किसका, कार्बन का दहन। ठीक है, क्या कार्बन का दहन, कोयले का दहन या कार्बन एक ही बात है, कोयले का दहन। ठीक है, कोयला क्या होता है दोस्तों, कार्बन होता है। ठीक है, इसका क्या हम O2 किसकी उपस्थिति में, यानी कि O2 दहन से मतलब है कि ऑक्सीजन में क्या होता है, इसका दहन होता है। तो क्या कार्बन का जब हम दहन करते हैं तो दोस्तों क्या बन जाता है, हमारा CO2 बन जाता है। अब इससे हमें क्या पता चला कि दो उत्पादों की जब रिएक्शन हुई, ठीक है, उत्पाद नहीं, दो अभिकारकों की, ये तो उत्पाद तो ये बनेगा, दो अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद बनाते हैं तो वो अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया यानी कि संयोग होता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, पहला एग्जांपल हो गया, अब ले लीजिए जल का बनना। जल का बनने से क्या मतलब है दोस्तों, अगर हम H2 + O2 को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर दो तो हमारे H के अणु होंगे, दो ही हमारे क्या बनेंगे, पानी के अणु बनेंगे। ठीक है, दो अभिकारक मिले और क्या बना दिया, एक उत्पाद बना दिया, ये हमारी होगी संयोजन अभिक्रिया। तो अभिक्रियाओं के पहले प्रकार में हमने क्या देखा दोस्तों, पहला प्रकार था हमारा संयोजन अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया के बाद में दूसरे नंबर पर आती है हमारी कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन से आपको क्या पता चला कि क्या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, वो होगी संयोजन। अब क्या वियोजन, लो बस इसमें वी ही लगाना पड़ेगा, वियोजन। दूसरी क्या की वियोजन अभिक्रिया। वियोजन से आपको पता चला होगा क्या कि कोई अभिकारक है, एक अभिकारक जब एक से अधिक अभिकारकों में क्या है, टूट जाए, दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाए तो वो होता है आपका वियोजन। वियोजन से आपको पता चल रहा होगा क्या कि वियोग होना। आपको डेफिनेशन खुद याद हो जाएगी, जब आप वीडियो देखेंगे, एक दो बार वीडियो देखेंगे खुद याद हो जाएगी डेफिनेशन। वियोजन से मतलब वियोग होना, यानी कि कोई अभिकारक है वो दो या दो से अधिक अगर उत्पादों में टूट रहा है तो वो आपकी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक उत्पाद A था, क्या है, एक उत्पाद नहीं, बार बार ये अभिकारक होता है, कोई अभिकारक क्या है, A है, और उसका क्या हुआ दोस्तों, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद में और B और C में टूट गया और ये उत्पाद बना दिया। कोई एक अभिकारक जब कोई एक अभिकारक टूटकर क्या होता है, एक से अधिक अभिकारकों में टूट जाए। जब कोई अभिकारक एक से अधिक अभिकारकों में कोई अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वो क्या होता है दोस्तों, वियोजन। ठीक है, वियोजन से मतलब है वियोग होना।
बस आपको यही याद रखना है। लेकिन वियोजन जो अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों, ये 3 तरह की होती हैं, 1 2 3, हम ये लिख लेते हैं 1 2 3। एक होते हैं आपका ऊष्मीय वियोजन, कौन सी होती है? ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, ये अभिकारक, ये उत्पाद। ऊष्मीय वियोजन से क्या मतलब है दोस्तों? ऐसा वियोजन जो ऊष्मा देने के बाद में क्या होता है दोस्तों? वियोजित हो जाता है। ऐसा वियोजन जब किसी अभिकारक को अगर हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने के बाद में क्या वो वियोजित हो जाता है, उसका वियोजन हो जाता है, वो एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो वो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। बात आई समझ में? कुछ नहीं आई? देखिए, कोई भी अगर अभिक्रिया होगी, कोई हमारे पास अभिकारक है, जब हम उसको कोई ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने के बाद में वो क्या एक या एक से अधिक क्या उत्पादों में, क्या 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या हो गया? टूट गया, तो वो हो गया आपका ऊष्मीय वियोजन। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CaCO3। क्या ले लिया? CaCO3। ये कोई हमारा क्या है? अभिकारक है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने आपको नाम भी बताया था कि किस तरह से हम इनका नाम लेते हैं। शुरू वाले तत्व का क्या नाम है? कैल्शियम नाम है, और CO3 जिसमें भी आ जाता है उसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया और उसको क्या दिया हमने? ऊष्मा दी। क्या दी? ऊष्मा। उसको क्या दी? ऊष्मा। ठीक है, जब ऊष्मा देने के बाद क्या हुआ? एक से अधिक पदार्थ में टूटता है, वो ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। तो ये किस चीज़ में टूट गया? CaO + CO2 में क्या हुआ? ये टूट गया। किस में टूट गया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ? ये टूट गया। तो ये आपका क्या कहलाया? ऊष्मीय वियोजन कहलाया। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को ऊष्मा देने पर एक से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो जाए? वो टूट जाए, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाए, खंडित हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। डेफिनेशन भी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी डेफिनेशन के थ्रू, यानी कि जो हम रिएक्शन कर रहे हैं दोस्तों, उसी के थ्रू आपको क्या डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, ये नहीं दोस्तों कि जो किताब में लिखी हुई है बिल्कुल वो ही है, किताब वाले भी तो इसी से बनाते हैं। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन हो गया। ऊष्मीय वियोजन के बाद में आता है आपका कौन सा? विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वियोजन किसके द्वारा होता है? विद्युत के द्वारा होता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत प्रवाहित करने के बाद में क्या कोई पदार्थ का क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है, वो आपकी क्या? विद्युत वियोजन कहलाती है। ठीक है, आपको डेफिनेशन बिल्कुल याद नहीं करनी, आपको क्या याद करना है कि उसके पीछे का जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप एक बार याद कर लें कि कहाँ भी विद्युत वियोजन का क्या मतलब है। ऐसा वियोजन जो विद्युत द्वारा किया जाता है, ऐसा वियोजन तो ऊष्मा द्वारा किया जाता है। वियोजन का मतलब क्या? टूटना। ठीक है, टूटना कैसे? कोई एक अभिकारक उसको 2 या 2 से अधिक उत्पादों में अगर वो टूट रहा है तो वो क्या हो गया आपका? वो आपका वियोजन हो गया। अब विद्युत वियोजन का अगर हम एग्जाम्पल लें दोस्तों, तो जैसे हमारा कि H2O है, क्या है? पानी है। पानी में क्या करा दोस्तों? हमने विद्युत डाल दी, विद्युत प्रवाहित कर दी। क्या करती? विद्युत प्रवाहित कर दी। तो ये पानी क्या होगा दोस्तों? ये हाइड्रोजन के 2 अणु में और ऑक्सीजन के 2 अणु में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? आपका विद्युत वियोजन हो गया। क्या विद्युत वियोजन क्या हो गया? जो ऐसा वियोजन जो विद्युत द्वारा होता है वो विद्युत वियोजन कहलाता है। बहुत आसान डेफिनेशन है। आपका आएगा आपका तीसरा नंबर का आएगा प्रकाशीय वियोजन। कौन सा? प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय से आपको पता चल रहा होगा, ऐसा वियोजन जो प्रकाशीय यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, वो कैसा वियोजन कहलाता है आपका? वो आपका प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश की उपस्थिति में इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। AgCl होता है आपका, AgCl। ठीक है, AgCl को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, ये सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जब हम रखते हैं इसको, तो Ag और प्लस Cl क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है? ये बदल जाता है दोस्तों। किस में टूट जाता है? AgCl। ठीक है, AgCl जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो AgCl क्या? Ag अलग और Cl अलग हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इससे एक क्वेश्चन निकलता है दोस्तों, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके। क्या होता है कि इससे क्या श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं इसको, श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या होता है? इसका यूज़ किया जाता है। किसका? प्रकाशीय वियोजन का। तो आपके क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकार हो चुके हैं दोस्तों, के 2 तरीके की, ये 2 प्रकार से क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब अगर हम देखें दोस्तों तीसरे प्रकार की, ये इसका दूसरा प्रकार था वियोजन। पहला आपने देख लिया था क्या? संयोजन यानी कि संयोग होना, वियोजन यानी कि वियोग होना। ठीक है दोस्तों, अब आता है तीसरे तरीके की क्या होती है दोस्तों अभिक्रिया? बहुत आसान है तीसरा भी। तीसरा आपका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? तीसरी, विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन से आपको पता चल रहा होगा, विस्थापन यानी कि किसी चीज़ को हटा देना, विस्थापित कर देना, वो विस्थापन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आसान इसकी भी डेफिनेशन है, विस्थापित करना। यानी कि जब क्या होता है दोस्तों, कोई अधिक क्रियाशील तत्व या कण, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से, उसके यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे। क्या कर दे, विस्थापित कर दे, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। आया कुछ समझ में? नहीं आया? देखो मैं अब क्या करूं, Fe ले लिया हमने, Fe आयरन, Fe, इसमें क्या करना है दोस्तों, जब कोई अधिक विस्थापित, क्या करना है, जब कोई अधिक क्रियाशील कण, यानी कि अधिक, यानी कि अगर हमने Fe लिया, ठीक, Fe एक बहुत ही अधिक क्रियाशील है और इसके बाद में हमने इसकी रिएक्शन CuSO4 से करा दी, CuSO4 से करा दी इसकी रिएक्शन। तो इसने क्या करा दोस्तों, Fe जो है आयरन, ये अधिक क्रियाशील है Cu के मुकाबले। अब इसने क्या करेगा, ये Fe जो है इसको विस्थापित कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा और ये क्या कर दिया इसने, Cu को अलग निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या अभिक्रिया होगी आपकी, विस्थापित अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या, जब अधिक क्रियाशील कण किसी कम क्रियाशील कण को विस्थापित कर दे। ठीक है, अभिकारक यौगिक में से ये एक यौगिक बना, यौगिक ये तो तत्व है, ये यौगिक बन गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से यौगिक बनते हैं। अधिक क्रियाशील कण क्या कम क्रियाशील कण को विस्थापित कर दे, तो वो क्या कहलाती है आपकी अभिक्रिया, विस्थापित अभिक्रिया कहलाती है। आया कुछ समझ में? मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका क्या होता है दोस्तों, एक अगला होता है, ये तो विस्थापित अभिक्रिया होगी। अब आएगा आपका कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन एक बार विस्थापन हो गया, अब आती है आपकी क्या, तीसरी, चौथे नंबर क्या आते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन से आपको क्या पता चल रहा होगा दोस्तों, कि क्या अभिकारक के दो यौगिक जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उनका आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिससे आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया से आपको क्या पता चला कि एक को विस्थापित किया, Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया, एक तो विस्थापन हुआ। विस्थापन यानी कि उसको अपनी जगह से हिला देना, इसने क्या करा, Fe ने Cu को अपनी जगह से हटा दिया, तो ये एक विस्थापन हुआ। द्विविस्थापन अभिक्रिया से आपको क्या पता चल रहा है कि जो हमारी रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा दोस्तों, दो विस्थापन होंगे। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na2SO4, Na2 सोडियम सल्फेट, Na2SO4। दोस्तों अगर आपको इनका नामांकन नहीं आता तो मैंने पिछली वीडियो कैसे दी है, जिसमें आप इनका नामांकन करना सीख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, और BaCl2 ले लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे। दो यौगिक अभिकारक यौगिक हैं ये, ठीक है, यानी कि अभिकारक हैं और क्या है, यौगिक हैं। ये तत्व नहीं, तत्व तो एक सिंगल होता है, ये यौगिक है। यौगिक बनते हैं कि एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो तत्व बनते हैं, तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। तो ये तो तत्व है, तत्व तो एक सिंगल अपना होता है, उसमें एक जैसे ही अणु रहते हैं, एक जैसे ही कण रहते हैं, लेकिन क्या यौगिक का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में जब हम तत्वों को मिलाएंगे तो जब क्या यौगिक का निर्माण होगा। अब हमने ये ले लिया द्विविस्थापन, यानी कि इसमें दो विस्थापन होने हैं और इनमें आयनों का क्या होना है, आदान प्रदान होना है। अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, Na2Cl ये इसको विस्थापित कर देगा, Na2Cl Ba को इस यहाँ से विस्थापित करके Cl2 के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। और BaSO4, Ba क्या है, Ba की संयोजकता आपने देखी होगी, Ba की संयोजकता 2 होती है और SO4 की क्या होती है दोस्तों, -2 होती है संयोजकता। इन दोनों को जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो BaSO4 बन जाएगा, बेरिलियम सल्फेट, BaSO4 और NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, Na2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या होगा, 2 को हम लिखते हैं तो NaCl बन जाएगा। अब ये क्या होता है, BaSO4 जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, BaSO4 एक जब इसकी रिएक्शन होती है, जब हम इसकी रिएक्शन पानी में कराते हैं दोस्तों, ये तो पानी में घुल जाता है, नमक का कण है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये BaSO4 क्या होता है, अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, जैसे बीकर है, ये पानी है यहाँ पे, ये अवक्षेप के रूप में सफ़ेद नीचे बैठ जाता है। ये क्या हो गया, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करें और बताएं हमें कि क्या समझ में नहीं आया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर दे, एक विस्थापन होगा विस्थापन में। द्विविस्थापन में क्या, 2 विस्थापन होंगे। बस आपको इतना सा ही याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए 5वां प्रकार आता है इसका अभिक्रिया का।
अपचयन और उपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अपचयन और उपचयन। अब देखिए इसमें आपको दोनों नाम एक से लगते हैं, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कौन कौन सी है? उपचयन, उपचयन, और एक आपकी अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। आपने दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा डेफिनेशन आती है, पूछी जाती है एग्जाम में कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया आपने देखा होगा, आपने जो डेफिनेशन अब तक याद कर रखी होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन की क्रिया एक साथ चलती हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन दोस्तों अब हम इसको देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे किस तरह से होती है रेडॉक्स अभिक्रिया और किस तरह से अपचयन की अभिक्रिया होती है, किस तरह से उपचयन की अभिक्रिया होती है। तो अगर हम उपचयन की बात करें, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वृद्धि, या हाइड्रोजन का ह्रास हो। हाइड्रोजन ह्रास का मतलब कमी हो, कमी हो। तो वो क्या होगी दोस्तों? ऑक्सीजन की क्या होगी? ऑक्सीजन की तो वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी दोस्तों? कमी होगी। ये होगी उपचयन। और अगर बात करें अपचयन की, अपचयन, अपचयन की बात करें, अगर अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन लिख देते हैं और लिख देता हूँ O2, O2 की कमी, ये बिल्कुल इसकी उल्टी होती है। इसमें O2 की कमी या हाइड्रोजन H2 की वृद्धि, की वृद्धि। बस आपको क्या करना है दोस्तों? समझना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों लिखने से बेहतर है बच्चों, लिखने से बेहतर है कि आप अपने दिमाग में लिखें उस चीज़ को। आपने कॉपी पेंसिल लिख लिया, कॉपी पेंसिल क्या ली, कॉपी ली, पेंसिल ली, उसमें लिख लिया और उसको क्या बंद करके रख दिया, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। सीधा बेनिफिट जब है दोस्तों कि आप बिल्कुल अपने दिमाग में लिखें। अब दिमाग में किस तरह से लिखना है आपको, मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाने का हूँ, डेफिनेशन आपको खुद तैयार करनी है दोस्तों। क्या जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उनके थ्रू आपको खुद खुद आप बना सकते हैं दोस्तों। ये नहीं कि आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। आपको इस तरह का क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरह से डेफिनेशन बनती है। अगर कोई एग्जामिनर है या कोई भी एक जिसने बुक लिखी, क्या उसको पता था कि हाँ ऐसे बनेगी? उसने क्या रिएक्शन करी, रिएक्शन में उसको जो पता चला उसने उसी चीज़ को अपने लफ्ज़ों में लिख दिया, वो उसकी परिभाषा होगी। आप जो रिएक्शन करेंगे आप उसको लिख दें। कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं एक वो ले लूँ, क्या जल का बनना, संयोजन अभिक्रिया ले ली मैंने, संयोजन ले ली O2। आप लिख सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की अगर मैं परिभाषा आपसे पूछ रहा हूँ, आप भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहा कि क्या भी है, क्या यौगिक, क्या अभिकारक होंगे, क्या उत्पाद बनेगा। आपने क्या करा कि संयोजन अभिक्रिया वो है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके पानी बनाते हैं, वो एक संयोजन अभिक्रिया है। आपका एक नंबर भी नहीं कटने का। आपने क्या करा भाई, संयोजन का मतलब क्या था? H2O बना दिया, दो तत्व मिले, दो तत्व मिलकर एक संयोग करा और एक H2 बना दिया। आप क्या सीधा बोल दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, पानी का निर्माण करते हैं, वो एक संयोजन अभिक्रिया है। गलत कह देगा कोई? बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उनको अपने अल्फाजों में जो लिख देते थे वही क्या बन गई, जो उन्होंने रिएक्शन करी और अपने लफ्ज़ों में, अपने उसमें क्या करी, वर्ड्स में जो लिख दी उन्होंने, वो उसकी परिभाषा बन गई। अब उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो, ये क्या है आपकी उपचयन। अपचयन अभिक्रिया क्या है? O2 की कमी या H2 की वृद्धि हो। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, अपचयन अभिक्रिया कैसे होती है। जैसे कि आपकी कार्बन की अगर हम क्या करें, दहन करें, और ये क्या बना देता है दोस्तों? CO2 बना देता है। क्या बना देता है? CO2। कार्बन का जब हमने दहन किया, कोयले को जलाया, तो उसने क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गई, गैस बन गई। अब मुझे यहाँ देखिए, जो कार्बन था, कार्बन सिंगल था, और जब ये यहाँ से इसकी रिएक्शन हुई तो इसमें क्या हो गया, क्या इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन बढ़ा। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो, एक कंडीशन, क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, एक कंडीशन इसने पूरी कर दी। क्या कर दी पूरी? कि इसमें भैया ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये उपचयन है, उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन। आप कह सकते हैं क्या कोयले का जलना एक उपचयन अभिक्रिया है? कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कोयला जला, उसने क्या, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। भाई हाइड्रोजन तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो हाइड्रोजन को तो हमें लेना ही नहीं है, हमें देखना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इसमें क्या हो गया भैया, ये उपचयन अभिक्रिया हो गया आपकी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब उपचयन का देखते हैं।
ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देख लेते हैं, CuO, ठीक है, प्लस H2। ये रिएक्शन कराई हमने, क्या कराई, ये रिएक्शन कराई। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, रिएक्शन कराई। ये इसने क्या बनाया दोस्तों, CuO, तो क्या बना, Cu बना, रिएक्शन कराएंगे, Cu बना प्लस H2O, इसमें से क्या निकल गया, पानी निकल गया। CuO की रिएक्शन जब हमने हाइड्रोजन के साथ में कराई तो क्या हुआ दोस्तों कि Cu अलग हो गया और H2O पानी अलग हो गया। अब इसमें हमने क्या देखा दोस्तों, यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे ही ये क्या हुआ, रिएक्शन हुई तो ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी। दूसरी क्या थी, अपचयन अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन की कमी। पहले में क्या था, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं हुई, यहाँ से ऑक्सीजन और छुट के भग गया, तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। भैया ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। कौन सी होगी, अपचयन। बात समझ में आ गई नहीं। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो उपचयन हो गई, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो अपचयन हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी ओ वाली तो देख ली, लेकिन यहाँ पर तो अभी हाइड्रोजन बाबा भी बैठे हैं, अभी हाइड्रोजन को और देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन था नहीं तो हमने देखा नहीं। अब हाइड्रोजन को हमने देखा कि यहाँ पर तो H था और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, H के साथ में O2 आ गया और O2 की वृद्धि हो गई। O2 की वृद्धि हुई नहीं, O की वृद्धि हुई नहीं हुई। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर O था, यहाँ से O हट गया, हटना कमी होना तो अपचयन होगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल था, इधर जैसी रिएक्शन हुई तो उसके साथ में ऑक्सीजन भी जुड़ गया, और जब ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि होने का मतलब क्या है, ये अपचयन भी है, अपचयन अभिक्रिया भी हुई इसमें। तो इसके अंतर्गत क्या हुई दोस्तों, अपचयन, उपचयन, उपचयन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ दोस्तों, अपचयन की अभिक्रिया भी हुई और उपचयन की अभिक्रिया भी हुई। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी दोस्तों, ये होगी रेडॉक्स, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं दोस्तों, वो होती है हमारी क्या, रेडॉक्स समीकरण बोलते हैं, इसके रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें, पांचों जो प्रकार थे हमारे रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार थे वो आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे हम क्या अपचयन जो अभिक्रिया थी हमारी, अपचयन दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव देखेंगे कि क्या प्रभाव होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं हमारे अपचयन अभिक्रिया के। तो सबसे पहले होता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है दोस्तों, जब कोई पदार्थ आर्द्रता, जल, वायु तथा अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित हो जाती है। अब इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों, इससे मतलब के अपचयन, उपचयन से मतलब है क्या है दोस्तों, जैसे कि लोहा होता है, लोहा क्या है, खुले में पड़ा हुआ है, उस पर अगर हवा लग रही है, हवा में भी नमी होती है, या फिर वो पानी में पड़ा है या उस पर कोई अम्ल इस तरह से लग जाता है तो उस पर जंग लग जाता है। तो जंग लगने से वो क्या होता है दोस्तों, संक्षारित हो जाता है, वो गलना शुरू हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा संक्षारण है। इसी तरह से चांदी पर आपने देखा होगा, चांदी वो होती है, वो काली पड़ जाती है, उस पर एक परत आ जाती है ऊपर, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो भी संक्षारण होता है चांदी का। इसी तरह से तांबे पर हरी परत आपकी आ जाती है। तो ये क्या था दोस्तों, अब उपचयन का क्या था दोस्तों, अभिक्रिया थी कौन सी, क्या प्रभाव था किसमें, दैनिक जीवन में। अब देखिए विक्रगंधिता, विक्रगंधिता क्या होती है दोस्तों, जैसे आपको इसमें पता चलोगा, गंध से ही आपको पता चलेगा, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनका स्वाद और गंध क्या बदल जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, तो आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि आप कोई सामान है, अगर आपने उसको खुले में रख दिया, उस पर वायु लग रही है तो उसका क्या स्वाद बिगड़ जाता है। जैसे कि आपने कभी देखो चिप्स के पैकेट आते हैं, अगर उसमें हवा है, हवा उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है दोस्तों। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जो उसको उपचयित होने से बचाती है। लेकिन अगर उसके अंदर की हवा निकल गई, गैस निकल गई, तो उसका क्या होता है, जब आप उसको खाते हैं तो उसको आपका क्या, उसका स्वाद बहुत बुरा लगता है, उसमें से गंध भी आती है। तो इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, या तो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, आपको याद होगा और आप करते भी होंगे क्या, कि आप क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं सामान को। कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में आप अपना सामान रख देते हैं, जिससे वो ठंडा हो जाता है और उसको दुगना तिगना टाइम लगता है। क्या खुले में रखें, अगर हम खुले में रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो कम से कम 3-4 गुना टाइम लगेगा उसको ख़राब होने में। तो इसका बचाव क्या है दोस्तों, या तो फ्रिज में रख दो, या नाइट्रोजन गैस क्या उसके अंदर भर दी जाती है, और इसका होता है हम इसमें पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है, पेंट कर देते हैं। जैसे लोहे पर अगर जंग से हमें बचाना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पर पेंट कर देंगे, पेंट से क्या होगा, हमारा जंग क्या ये बच जाएगा। इसी तरह से क्या होता है दोस्तों, चांदी पर भी हो जाता है, तांबे पर भी क्या हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, दैनिक जीवन में प्रभाव भी पता चला होगा। एक चीज़ और रहेगी इसके अंदर, चैप्टर के अंदर का, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्मक्षेपी दोस्तों
दोस्तों अभिक्रिया वो होती है जैसे कि हमने कोई रिएक्शन कराई और बी के साथ में कोई रिएक्शन कराई और सी हमारा कोई उत्पाद और उसके साथ में क्या ऊष्मा भी निकली। मैंने आपको पीछे भी बता चुका हूँ मैं कि अगर ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्माशोषी वो होती है जिसमें हमें क्या ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा देनी कैसे पड़ती है दोस्तों, जैसे भी हमने अभी पीछे क्या देखा, पीछे हमने अभी वियोजन अभिक्रियाएं देखी। उस वियोजन अभिक्रिया में क्या प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन और क्या विद्युत वियोजन देखा। उसमें क्या करा हमने दोस्तों, कोई अभी कारक लिया और उसको क्रिया कराने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए हमने क्या उसमें उसको ऊष्मा दी थी या उसको प्रकाश में रखा था या उसको क्या विद्युत दी थी और उसके बाद में क्या रिएक्शन हुई थी। तो अगर हमें ऊष्मा देनी पड़े या विद्युत देनी पड़े या फिर हमें क्या प्रकाश की उपस्थिति में वो रिएक्शन करानी पड़े तो वो ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी रिएक्शन होती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में पता चल गया होगा। जो आज मैंने जो रिएक्शन कराई हैं वो आपको भली बातें समझ में आ गई होंगी। आपको क्या करना है दोस्तों, डेफिनेशन याद नहीं करनी, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्शन ऐसे होगी और उसी से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है बच्चों, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछें। ये आपका एक चैप्टर पूरा हो चुका है केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन, कुछ इसके किस तरह से समीकरण हमें संतुलित करना है वो सब चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, धन्यवाद।